अच्छा जी, उसके बाद जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इससे पहले जो मैंने आपको एंजाइम के बारे में पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और बेसिक जो डेफिनेशंस थी और मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, किस तरह से एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो। मैकेनिज़्म का मतलब होता है कि जो होल प्रोसेस है कि रिएक्शन को कैटालाइज़ करने के लिए यूज़ होगा वो किस तरह से होगा, रिएक्शन प्रोसीड किस तरह से होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। आप लोगों को पता है कि एंजाइम के बारे में मैंने आपको कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई थी। मैं अगेन उन करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो रिपीट कर देती हूँ। करैक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने क्या पढ़ी थी एंजाइम के बारे में? सम ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। हर एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू कैटालाइज वन रिएक्शन। वो किसी भी काइंड का रिएक्शन हो सकता है, वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो सकता है, वो रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो सकता है, डाइजेशन का हो सकता है। कोई भी एक जो होगा एंजाइम वो सिर्फ एक रिएक्शन के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एंजाइम के पास जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारी प्रोटीन्स के मिलने से बनता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में अरेंज होती हैं तो वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं एंजाइम का। इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो एंजाइम होता है उसने क्या करना होता है कि सबसे पहले अगर हम प्रोसेस देखें एंजाइम के अंदर तो किस तरह से मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। तो मैकेनिज्म स्टार्ट इस तरह से होता है कि सबसे पहले एंजाइम जो होता है उसने जो है वो एक्टिवेट होना होता है। एक्टिवेट इन अ सेंस कि एंजाइम रेडी है कि उसके पास इतनी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी जो है वो आ गई है, उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसने प्रोड्यूस कर ली है। और एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? जो मैंने आपको बताया था को फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं या विटामिन्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी एंजाइम को चाहिए कि वो अपना रिएक्शन स्टार्ट कर सके। यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को अप करने के लिए यूज़ हो रही होती है। जैसे हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखते हैं कि पानी स्प्लिट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर उसके बाद जो सनलाइट होती है उसकी वजह से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम के अंदर से जंप कर जाते हैं और उनकी जगह पे वाटर के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी ही है सनलाइट की, जो कि उनको एक्टिवेट करके उनके लेवल से एक लेवल इंक्रीज करवा रही है। तो इसी तरह से एंजाइम के अंदर भी क्या होता है कि जो कोफैक्टर अटैच होता है वो क्या करेगा, दिस इज अ कोफैक्टर, वो क्या करेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि एंजाइम हमारा रेडी है कैटालाइसिस के लिए, कोई भी रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए। दूसरी चीज़ जो अपकमिंग चीज़ होगी जिसका रिएक्शन होना है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और जिस जगह पे आके सबस्ट्रेट अटैच होती है उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो ये हमारी आ गई एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्टिव साइट दो तरह से होती है, एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं, दूसरी को हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे पास अटैच हो गई है सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ और दूसरी चीज़ हमारे पास है कोफैक्टर्स। अब हमारे पास जो एक्टिव साइट थी उसने अपनी जो फेवरेट जो उसके साथ रेलिवेंट थी सबस्ट्रेट उसको सिलेक्ट किया और अपने साथ बाइंड कर लिया। जब ये बाइंड हो जाते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा यूनिट। अब वो यूनिट जो कि सबस्ट्रेट के और एंजाइम के साथ के इकट्ठे होने से बन गया है उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा कि जैसे ही रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो जो एंजाइम है वो सेपरेट हो जाएगा, प्लस जो सबस्ट्रेट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये जो एंजाइम मैकेनिज्म होता है इसी तरह से प्रोसीड होता है, इसी तरह से कैरी किया जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। उसके बाद जो सबस्ट्रेट होती है वो सबस्ट्रेट नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट। और जो एंजाइम है वो दोबारा। अब एंजाइम के बारे में फिर हम ये कहेंगे एंजाइम जो होता है ये रिसाइकल कर लिया जाता है फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। और अगर हमने कोई और रिएक्शन करना होगा तो एंजाइम दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं और हमारा अगला रिएक्शन भी इसी एंजाइम से कंप्लीट हो सकता है। एंजाइम मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, कि क्या है फीडबैक इनहिबिशन। और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है
प्रिकर्सर एक्टिवेशन। सबसे पहले हम फीडबैक इनहिबिशन को देखेंगे कि क्या होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सबस्ट्रेट है ए, और ये सबस्ट्रेट जो है ये इसने रिएक्शन कैरी करना शुरू किया। तो उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो बी है रिएक्शन, थर्ड हमारे पास रिएक्शन जो है वो सी है, देन हमारे पास रिएक्शन जो है वो डी है, और उसके बाद हमारे पास ई है। ठीक है, ये एक चेन ऑफ रिएक्शंस हो रही है जो एक दूसरे के बाद कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब जाहिर है कि हर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा एंजाइम नंबर 1 है, ये एंजाइम नंबर 2 है, दिस इज एन एंजाइम नंबर 3 एंड एंजाइम नंबर 4। अब होगा क्या, फीडबैक इनहिबिशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फीडबैक इनहिबिशन को हम नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और अब उसको रोकना है ताकि उसका वेस्टेज ना हो, या फिर वो ज़ाया ना हो, या फिर सेल के अंदर उसकी कमी ना हो। तो ऐसा मैकेनिज्म जो कि किसी प्रोसेस को रोकने के लिए किया जाता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्यों होता है? जब हमारे पास सबस्ट्रेट जो होती है वो कंप्लीट यूज हो चुकी होती है या हो रही होती है, कंप्लीटली यूज होगी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो लेस होगी और जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, मोर। तो हम नहीं चाहते कि इतनी प्रोडक्ट हमारे पास बने, तो हम क्या कहेंगे, हम रिएक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना बने, सिर्फ उतनी ही प्रोडक्ट बने जितनी कि हमें उसकी ज़रूरत है। तो इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। अब होगा क्या इसके नतीजे में कि इसी प्रोसेस के अंदर से हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होती है, यानी कि जो हमारे पास एंड वाली प्रोडक्ट आ रही है वो क्या करती है, वो हमारे पास फर्स्ट एंजाइम के रिएक्शन को रोकने की कोशिश करती है। फीडबैक यानी कि उसे वापस आना है। तो वापस क्यों आ रही होती है वो, ताकि अगर, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है उसे, एंजाइम नंबर 1। तो अगर हम एंजाइम नंबर 1 को ही रोक देंगे तो हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उनके दौरान जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एंजाइम अपनी लास्ट प्रोडक्ट को यूज़ करता है ताकि वो अपने फर्स्ट एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर सके। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और हम इसको ये भी कहते हैं, इन दिस मैकेनिज्म द एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड। इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना। इनहिबिटेड बाय एंड प्रोडक्ट। जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होगी वो क्या करेगी, इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगी। अब अगर हमने इसकी एग्जांपल देनी हो तो हम सेल के अंदर यूज होने वाले एटीपी की एग्जांपल दे सकते हैं। एटीपी किस तरह से बनता है, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है उसके दौरान एटीपी बनता है। लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स हमने क्या करना है, ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करना है और हमने कमी नहीं होने देनी जो ग्लूकोज है उसकी, ताकि हमें जब ज़रूरत है ग्लूकोज की तो हमें प्रोवाइड हो सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उतने ही एटीपी बनाते हैं जितनी कि सेल में हमें ज़रूरत होती है। सेकेंड प्रोसेस हमारे पास आता है प्रिकर्सर एक्टिवेशन। प्रिकर्सर एक्टिवेशन। अब प्रिकर्सर एक्टिवेशन का मतलब क्या होगा, आपने इसका सारा कुछ, हमने अब इसका ऑपोजिट लेके चलना है। प्रिकर्सर एक्टिवेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ऐसा है जो कि हमारे लिए यूजफुल है। तो दोनों नेगेटिव फीडबैक भी और पॉजिटिव फीडबैक भी दोनों सेल के लिए ज़रूरी हैं, दोनों एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए ज़रूरी हैं। पॉजिटिव फीडबैक कब होता है, जब हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो मोर हो और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो लेस हो, तो उसके दौरान हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रिकर्सर एक्टिवेशन। होता क्या है एक्चुअली, जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है
इसकी जो सबस्ट्रेट होती है वो बाइंड कर लेती है विद द लास्ट एंजाइम, यानी कि एंजाइम नंबर 4 के साथ। यहाँ पे एंजाइम नंबर 4 के साथ, तो फर्स्ट एंजाइम की जो सबस्ट्रेट होती है वो बाइंड करती है 4 के साथ, ताकि उसको बैलेंस किया जाए और उसको रोका जाए, और उसको आगे जो है मोर प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सबस्ट्रेट तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जैसे कि सबस्ट्रेट हमारे पास 100 ग्राम है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 10 ग्राम है, तो हमारे पास पड़ी है ना सबस्ट्रेट के, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एंजाइम 1 से ये जो सबस्ट्रेट होगी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे लास्ट एंजाइम नंबर 4 के पास, ताकि वो वहाँ से जाके दोबारा एक रिएक्शन आगे कंटिन्यू करे और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बन सके। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक। और जब ये कंप्लीट होता है तो हमारे पास सबस्ट्रेट कंप्लीटली तौर पे यूज़ हो चुकी होती हैं, हमारा रिएक्शन जो है वो वेस्ट नहीं होता। एंजाइम कहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं सेल के अंदर? बहुत सारे एंजाइम्स हैं सेल में, और हम इनको ये कहते हैं कि ये अटैच होते हैं स्पेशल जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ। तो एंजाइम जो होते हैं किस तरह से, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट को देख लें और माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें, तो एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम को एक्वस मीडियम चाहिए होता है वर्क करने के लिए, तो एंजाइम हमेशा एक्वस मीडियम के अंदर ही फुली तौर पे अपने रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं।